हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये स्पेशल वीडियो है 69th बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। जो एग्जामिनेशन हुए हैं 30 सितंबर को, उसमें करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन आए हैं उन सब पर बात करेंगे। और शानदार बात है, करंट अफेयर्स के 34 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन 34 में से 30 क्वेश्चन जो हमने बताए थे, हमने पढ़ाए थे, वो सब आए हैं। ओके, तो एक एक करके उन सब क्वेश्चन को देखेंगे। और जो मैंने वीडियो बताया था, जिस वीडियो में मैंने, तो उसका क्लिपिंग भी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये सेट सी का ये क्वेश्चन है, नंबर जो है वो सेट सी का है। ओके, बीपीएससी 69th एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स का, और ये कॉलेजियम प्रणाली से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो चर्चा में कब आया था? जो इस देश के जो कानून मंत्री किरेन रिजिजू, उनको चेंज कर दिया गया, उनका पोर्टफोलियो बदल दिया गया, उसी समय बहुत ज़्यादा चर्चा में हुआ कॉलेजियम प्रणाली, क्योंकि इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर काफ़ी बातें कही थी नेगेटिव रूप में। और आखिरकार इनको बदल दिया गया, इनका पोर्टफोलियो मंत्रालय से, ऐसा तमाम कुछ न्यूज़पेपर का कहना था। तो इस वीडियो में मैं उसी को डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। क्या है कथन? कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई करते हैं। और उस समय इसमें मतलब इस न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या है? संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया? नहीं, संसद ने नहीं किया, गलत हो गया ये। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के उसी के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो 1 और 3 ये सही है। चौथा क्या है पॉइंट? कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। देखिए 93 में तो हुई थी, लेकिन पीएन भगवती के बारे में नहीं कहेंगे हम। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। ठीक है, यानी ये वाला जो आंसर है वो सही है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम पर ये क्वेश्चन आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है 2023 के। तो आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल में बताया था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया बीपीएससी में कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है अभी हाल फिलहाल में? क्या क्या है? निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई, वृद्धि तो नहीं हुई है। अगली बात क्या है? टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरीके से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई, ये भी नहीं है। चौथा है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। पूरी दुनिया में जो ग्लोबल स्थिति हुई उसकी वजह से कमी आई। तो ये वाला आंसर सही है, 4। तो इसका आंसर होगा बी, यानी केवल 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि केंद्र सरकार ने गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार का जो बजट होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हालांकि देखिए गैर योजना बजट जो है ना, अब बजट में उसको शामिल करना सरकार ने एक तरह से बंद कर दिया है, नाम बदल दिया, गैर योजना बजट अब सरकार नहीं कहती है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें क्वेश्चन है, तो इसके बाद मैंने बिहार बजट में भी अच्छे खासे ढंग से बताया था, क्योंकि बिहार में जो बजट है उसमें गैर योजना बजट और योजना बजट उसको अलग अलग डिफाइन भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शन? कि व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होता है जो गैर योजना बजट है, ऐसा नहीं है। बी है, व्यय कृषि पर होता है, ऐसा भी नहीं है। सी है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, तो ये सही है। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। तो आंसर होगा इसका सी। ठीक है, बीपीएससी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो किससे? महामारी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या है? महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया। तो ये सही बात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? वित्तीय वर्ष 2022 मतलब वित्त वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% रह गया। तो ये नहीं है। ठीक है, उस वक्त 6.7% रह गया था, तो ये गलत हो गया। ओके, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है।
उतना कम नहीं हुआ, लेकिन इसमें इसका जो आंसर होगा ना वो केवल एक होगा। क्या होगा? केवल एक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा ये आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन जो रिजर्व है, करेंसी रिजर्व है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? इनमें से क्या है आंसर? एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, तो बिल्कुल सही है। ओके। दूसरा है गोल्ड, सोना। तीसरा है विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर। और चौथा है आरक्षित किश्त स्थिति। इसमें क्या हुआ? इसमें ये सारे सब सही है। विदेशी मुद्रा भंडार, हम इन सब को कहेंगे एक साथ मिलकर। ठीक है। अभी इसमें विदेशी परिसंपत्तियां जो है वो कौन कौन से, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड इत्यादि जो विदेशी मुद्रा में है वो। स्वर्ण भंडार, उसके बारे में मैंने कई बार बताया था। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं गोल्ड रिजर्व के बारे में वीडियो है, उसी में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था इन सब के बारे में, फॉरेन रिजर्व के बारे में। ओके। विशेष आहरण अधिकार जो होता है वो एसडीआर, और इसके अलावा ये आरक्षित किश्त स्थिति, ये क्या हुआ? ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, वहाँ पर रिजर्व ट्रंच रखा जाता है, तो हम उसको निकाल सकते हैं अपनी स्थिति में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त तो सभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन कई आए हैं, और ये क्वेश्चन 2020, 2021, 2022 मतलब पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पूछ डाले हैं। क्वेश्चन क्या है? कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? इसमें यह है ऑप्शन कि SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश कराया जाता है बॉडी में, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, टुकड़ा नहीं प्रवेश कराया जाता है। दूसरा है वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करके, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है जीवित क्षीण वायरस प्रवेश करके, ये सही है। और डी है एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करके, ऐसा भी नहीं। अब देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि अलग अलग जो वैक्सीन है तो उसमें कैसे कैसे काम होता है, और ये 2021 का वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ वैक्सीन में क्या होता है ना, भारत में जैसे बायोटेक की कोवैक्सीन है, उसमें डेड वायरस से बनी हुई है, डेड वायरस का यूज़ किया गया था। जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कोविशील्ड है उसमें जीवित निष्क्रिय यानी ये वाला जीवित क्षीण ये वायरस को प्रवेश करके वो उसको असरदार बनाया गया था, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बेहतर किया गया था। ओके। अब आ गया क्वेश्चन mRNA से रिलेटेड, और इसका फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बता रहे हैं mRNA के बारे में। ओके, और यही क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहा गया ये सी, इसका आंसर ये सी होगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ा जो कछुआ है प्रजाति में से एक, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, इन कछुओं के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक बार मैं फिर से इस वीडियो को चला देता हूँ। तो देखिए ये एशियाई जो बड़े कछुए होते हैं उन सब के बारे में है। तो उसको कहाँ पर रखा गया है? 10 कछुए छोड़े गए थे, तो कहाँ पर छोड़े गए? तो इसमें एक है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नहीं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, नहीं। पेरियार में भी नहीं। ये है नतंगकी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नतंगकी राष्ट्रीय उद्यान, ये नागालैंड में है। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको इंटकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ ना हाल ही में का मामला नहीं है, ये तो 2022 का मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? अब ये कब घोषित किया? इसका आंसर तो होगा यूएसए। कब घोषित किया? दरअसल क्या है कि चीन ने क्या किया था, एक अपना मैप जारी कर दिया था और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश उसका क्षेत्र है। उसके बाद फिर भारत के समर्थन में अमेरिका ने बयान दिया और कहा कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो भारत का ही अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? इसमें होगा आंसर गोल्ड मेडल जीता है। और ये पूरी लिस्ट यहाँ पर देखिए गोल्ड मेडल वालों की है और उसमें यहाँ पर नाम दिख रहा है रुद्राक्ष पाटिल। ओके, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता, 2022 की बात है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड है और ये 2020 में आया था और उससे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मतलब उसके तहत किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल जो कोर्स है उसको मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो इसका आंसर होगा 6, ग्रेड 6। देखिए सेम क्वेश्चन जो मैंने ये लिखा ना 2020 में, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया है और इसका आंसर होगा क्लास 6 या कहें ग्रेड 6। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA पर हस्ताक्षर किए? अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में व्यापार समझौता किया, इसका नाम बताएं। तो उसका नाम क्या है? ECTA। तो आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो खासतौर पे लेकर आए हैं। वजह यह है कि कई लोग ये कमेंट करते हैं कि ऐसा तो सब लोग दावा कर देते हैं कि हमारे क्वेश्चन टकराए हैं, लेकिन हम वीडियो साथ मिलाए हैं, पुराने वीडियो जो जिसके तहत ये क्वेश्चन सब आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन है उल्टा, नहीं पूछा गया। इसका आंसर होगा इंडिया गेट। देखिए लाल किला है, कुतुब मीनार है, ओके, और ये है इंडिया गेट। तो इसका आंसर होगा ना इंडिया गेट नहीं है। और ये देखिए अभी हाल ही की बात है, एक आध सप्ताह की पहले की बात है, यूनेस्को के अब टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में हो गए हैं 42। तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है, अगर आपने देखा होगा तो आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब G20 पर आइए। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक GDP का लगभग 85%। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या पॉइंट है? वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये नहीं है। तीसरा है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या उपयुक्त में से 2/3 जनसंख्या, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, तो इसका क्या होगा? 1 और 3 आंसर सही है, तो ये डी वाला केवल 1 और 3 आंसर सही होगा। तो ये जो वीडियो था ना G20 वाला, उसमें ये सारी बातें बताई गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? अब तो उसकी डेथ हो गई, हवाई जहाज में दुर्घटना हो गया और मर गया। तो इसमें से क्या आंसर होगा? येवगेनी प्रिगोजिन। ये है फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि इसने कोशिश की रूस में तख्तापलट करने की। प्राइवेट आर्मी है और ये इसने कूच कर दिया था कहाँ पर? मॉस्को यानी रूस की राजधानी की ओर, और फिर चर्चा में आया और फिर हालांकि पुतिन ने इसको कंट्रोल कर लिया था और अब वो यानी येवगेनी प्रिगोजिन ये मारा जा चुका है। कैसे? हवाई जहाज के एक्सीडेंट में, दुर्घटना की वजह से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें तथ्य बताए गए हैं, क्या क्या है। तो उससे पहले यहाँ पर बता दूँ, जो ये बातें हैं ना, इसमें से ये तो गलत है। 72 वर्ष तक शासन किया, 92 ईयर की उम्र में उनकी मृत्यु होगी, गलत है। 66 वर्ष तक शासन किया, ये भी गलत है, गलत। 70 वर्ष तक शासन किया और 96 की आयु में उनकी मृत्यु होगी, तो ये सही हो गया और ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 70 वर्ष की तक वो क्वीन रही हैं। ब्रिटिश शासन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक क्वीन रहने का उनको रिकॉर्ड मिला है, बना है। ठीक है, डेथ जब हुआ तो उसके बारे में भी बताया हुआ। तो यहाँ पर सी आंसर होगा इसका, 70 वर्षों तक शासन और 96 की आयु में उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो तो देखा ही आपने। ओके, अब बात है गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022, डिफेंस एक्सपो 2022, उसका विषय क्या था? तो यहाँ मैं डेफ एक्सपो के बारे में पूरा डिटेल बता रहा हूँ इस वीडियो में, और उसी में मैंने बताया था इसका आंसर है
गौरव का मार्ग, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पाथ टू प्राइड। क्या है, पाथ टू प्राइड। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, यह आयोजित किया गया था गांधीनगर में, गुजरात में। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष यानी उसके अवशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। मुझे लगता है पता होगा क्योंकि काफ़ी चर्चा थी, टाइटन। ठीक है, और ये देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और इसका आंसर है यहाँ पर ये टाइटन। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये उसी समय का वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनादमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ और इसका आंसर क्या होगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ये यही वीडियो मैं बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो 21 द्वीप हैं और वो किस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए आपका इकोनॉमिक्स भी कवर हो रहा है करंट अफेयर्स में, आपका जियोग्राफी भी कवर हो रहा है इसी में। ठीक है, बाकी और कई सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है एल नीनो की धारा से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन इसका कि ये कहाँ प्रभावित होते हैं, हिंद महासागर? नहीं, हिंद महासागर में इसका इफेक्ट आता है, वहाँ प्रभावित नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी बिल्कुल नहीं, प्रशांत महासागर ये सही होगा। और इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि एल नीनो का किधर इफेक्ट होता है, ये आप देखिए प्रशांत महासागर में। ओके, और फिर इसका असर की वजह से भारत और आसपास के इलाकों में वहाँ पर जो गर्मी है और बारिश की कमी हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं आप एल नीनो के बारे में और वहाँ सब कुछ बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, हीट वेव से रिलेटेड है और हीट वेव पर मैं बता रहा हूँ। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुँच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है? बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या पॉइंट है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यह आंशिक रूप से गलत है। अब ये कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए हीट वेव क्या होता है, ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर अधिक हो तो उसको हीट वेव कहते हैं। सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक हो तो गंभीर हीट वेव कहते हैं और तापमान 47 डिग्री के पार चले जाए तो फिर भीषण हीट वेव कहते हैं। और वही यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, न तो एक और न ही दो, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, सही चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल है गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा में डॉल्फिन रहती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये देखिए गंगा नदी डॉल्फिन दिवस पर मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्या कथन पर विचार कीजिए, क्या क्या कथन है इसमें। कथन ये है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बनाती, ये भी सही है। लेकिन ये कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, तो उसका आंसर यहाँ पर है। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी सही है। और चौथा पॉइंट, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ओके, यहाँ डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार अंदर से पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो लाइन बाय लाइन आए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अंदर से जो डिटेल में बताता हूँ वहाँ से होते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, जो डेली का करंट अफेयर्स वीडियो आता है वो सब देखिए। मैं सीमित क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन उसमें से क्वेश्चन इतने टकराते हैं, इसलिए खुशी होती है। और एग्जामिनेशन देने के बाद जो बच्चों ने लगातार मैसेज किए हैं वो मैं क्या बताऊँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला, ये स्वामित्व
योजना से रिलेटेड स्वामित्व योजना के बारे में मैंने बताया था एक दो बार, हालांकि उसका वीडियो मुझे नहीं मिला। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट है। देखिए, ये खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करने के योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। ये सही है। आगे है, CORS का मतलब होगा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब ये गलत है। चौथा क्या है, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों, क्षेत्रों, खेत खलिहान, इन सब का जो है ना वो स्वामित्व प्रदान करने की एक पहल है कि वहीं से निगरानी हो गई और वो बाउंड्री बन गई। ओके, तो ये सही होगा। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 यानी सी जो है ना वो सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये PLI स्कीम से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेशकश करती है? तो ये लगभग सही है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ स्टील वगैरह में भी PLI स्कीम है। दूसरा क्या है, इस योजना में आवेदकों को की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां, घरेलू कंपनियां, ऐसा नहीं है। ओके। तीसरा है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री आधा वर्ष पर लगभग 8% के औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये भी सही है। लगभग की बात हो रही है, एग्जैक्ट नहीं दिया है, तो इसलिए ये भी सही है। ओके। आगे है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फार्म सेक्टर, ये सब शामिल है। देखिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ओके, तो इसमें हम क्या कहेंगे, 1 और 3, ये ए वाला जो है ना वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का फुल फॉर्म क्या है? GPT का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो GPT आपको एक तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और ये देखेंगे GPT, एक तो अंदाजे से भी लग सकता है, और इसका आंसर ये वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बात ये है कि 4-5 साल पहले की बात है जब बिहार सरकार ने कहा था कि हम 2024 तक जो है ना वो प्रदूषण मुक्त करने का कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पिछले साल नहीं, इसी साल मई की बात है, जब सरकार ने कहा था कि हम 40 साल का लंबा एक प्लान लेकर चल रहे हैं और कार्बन नेट ज़ीरो प्रदूषण मुक्त बनाने की हम पूरे बिहार को कदम उठाएंगे। ठीक है, तो नया अपडेट क्या हो गया? नया अपडेट तो ये हो गया कि अगले 40 साल तक हम काम करेंगे, कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, नेट ज़ीरो पर काम करेंगे, ये सब करेंगे। और वैसे अगर पुराने जो डेटा है उसके अनुसार तो 2024 होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंसर ही, चूँकि नया अपडेट आ गया है, इसलिए ये आंसर ही या क्वेश्चन ही जो है ना इनकरेक्ट होता है। अब बात करते हैं इधर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसको द्वारा जारी की जाती है? मुझे लगता है पता ही होगा सबको, विश्व आर्थिक मंच, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्टिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं,
अभी ये क्वेश्चन है, ये हालांकि हमने नहीं बताया था, ये छूट गया था हमसे, कुछ चीज़ें भी छूट जाती हैं। तो इस क्वेश्चन ये है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, हालांकि ये पिछले साल की बात है, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसान भाषा में समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ये नियम बनाया था, कानून बनाया था कि बहुत कठिन क्लिष्ट जो वर्ड है अंग्रेजी के उसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो सब आपने देखे, ये सारे क्वेश्चन आए हैं और शानदार ढंग से हमारे टकराए हैं 34 में से 30 क्वेश्चन। ठीक, और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, और ये एक मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है इसकी, प्राइस से बहुत मामूली सा, और इसके ज़रिए क्या मिलता है कि अगले 365 दिनों तक आपको क्या क्या मिलेगा, करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरीके के, वन लर्नर, MCQ विद नोट्स, डिटेल, और इसके अलावा डेली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, मंथली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, और ईयरली का भी एक बड़ा मॉक टेस्ट आयोजित किया जाता है 2-2 घंटे का। ठीक है, इसके अलावा इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आयोजित किए जाते हैं इसी मेंबरशिप के ज़रिए। बहुत मामूली सी रकम है इसकी, आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये चैट नंबर भी है, व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है आपको। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक तुरंत जवाब मिलेगा आपको, उसके बाद थोड़ा वक्त लग सकता है आपको जवाब मिलने में। ओके, तो देखिए ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए मेंबरशिप प्लान। ओके, अब मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में, बाय।